हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है मौर्य युग, अध्याय 10। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इसके बाद प्रशासनिक संगठन, बिंदुसार, अशोक, अशोक के अभिलेख में शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कलिंग युद्ध, अशोक की गृह नीति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, इतिहास में अशोक का स्थान, मौर्य प्रशासन, राजकीय नियंत्रण, प्रांतीय और स्थानीय शासन के बारे में, आर्थिक नियंत्रण, व्यापार वाणिज्य, उद्योग, मुद्रा प्रणाली, वास्तुकला, अशोक स्तंभ, लोक कला, भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज पद्धति के बारे में, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट और दमनकारी शासन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका समय है 322 से 298 ईस्वी पूर्व। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार अगर बात करें तो चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी, जो नंदों के रनिवास में रहती थी। बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभव है कि चंद्रगुप्त इसी वंश का था। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, सेंड्रोकोटस की पहचान किसके रूप में की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। देखिए, स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालिब्रोथम यानी पाटलिपुत्रक था। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना विशाख दत्त ने 9वीं सदी में की थी। तो मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने की थी? विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस के गुलामी से मुक्त करवाकर दोनों शासकों ने एक समझौता किया, जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। इस संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपियानस ने किया है। किसने? एपियानस ने। चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिम व उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी इसमें शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, इस वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। समय है 322 से 298 ईस्वी पूर्व। पुत्र बिंदुसार थे। इसका पहला पुत्र बिंदुसार, जिसका समय 298 से 273 ईस्वी पूर्व। इसके बाद दूसरा पुत्र है अशोक, इनका समय है 273 से 232 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसके बाद देखिए, मास्की अभिलेख अशोक से संबंधित है। पुराण अशोक वर्धन, ब्राह्मणी लिपि प्रियदर्शी। तो मास्की अभिलेख में अशोक का जो नाम है अशोक है, पुराण में अशोक वर्धन के रूप में और ब्राह्मणी लिपि में प्रियदर्शी के रूप में इनका नाम विख्यात है। अशोक के जो उत्तराधिकारी थे दशरथ, ये बंधुपालित आजीवक धर्म उपासक थे। समय है 232 से 224 ईस्वी पूर्व। संप्रति जैन धर्म का ये उपासक थे। समय है 224 से 215 ईस्वी पूर्व। इसके बाद है शालिशुक। शालिशुक समय है 215 से 202 ईस्वी पूर्व। इसके बाद है देववर्मन, समय 202 से 195 ईस्वी पूर्व। इसके बाद सतधनवा, इनका जो समय है 195 से 187 ईस्वी पूर्व। और इसके बाद बृहद्रथ, अंतिम मौर्य शासन ये अंतिम मौर्य शासक है। समय 187 से 184 ईस्वी पूर्व। प्रशासनिक संगठन के बारे में अगर डिस्कस करें तो याद रखिएगा, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हार्यक वंशीय बिंबिसार के समय में आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी।
मौर्यों ने बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र जो है स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका और कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदूकुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। तो जो इनका विस्तार था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके जो साम्राज्य का विस्तार था उत्तर पश्चिम में हिंदूकुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? तो यूनान का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की जो है रचना की थी। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में, यानी जो इंडिका है, इंडिका नामक पुस्तक में केवल पाटलिपुत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण मिलता है। इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था है, इसका महत्वपूर्ण प्रकाश जो है इसमें डाला गया है। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था तथा प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थी। प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था, जो याद रखिएगा, जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। स्थानीय से छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी, जिसमें 400 गांवों को सम्मिलित किया गया था। 200 ग्रामों का समूह खरवाटिक कहलाता था और 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण बनता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रशासन ग्रामिक के द्वारा होता था। ग्रामिकों के कार्यों पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रण रखते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांवों की थी। गोप व अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों की देखभाल में प्रदेष्ट भी जो है समाहर्ता की मदद करते थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की जो है इसमें व्यवस्था की गई थी। पाटलिपुत्र, कौशांबी, उज्जैनी और तक्षशिला प्रमुख नगर थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था। सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य कहा गया, जिनकी संख्या 18 थी। मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी। सबसे शीर्ष पर मंत्री और उसके नीचे अन्य कर्मचारी थे। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। जो 6 समितियां हैं, इनके जो कार्य हैं, प्रथम समिति, इनका जो कार्य था उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय जो समिति था, इनका कार्य विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी रखना। तृतीय समिति, इनका जो कार्य था जन्म मरण का ब्यौरा रखना। चतुर्थ समिति जो है, इनका कार्य व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना। पांचवी समिति का जो कार्य था वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठी जो समिति थी, इनका जो कार्य था बिक्री कर वसूल करना। ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बाटों और मापों का नियमन तथा इस प्रकार के अन्य कार्य करती थी। चंद्रगुप्त के प्रशासन के सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल एवं स्थानीय सेना रखना। याद रखिएगा, ठीक है। प्रशासन की ओर से सेना की देखभाल का उचित प्रबंधन किया गया। कौटिल्य व मेगास्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य के अनुसार अगर बात करें, कौटिल्य के अनुसार तो सेना चतुरंगड़ी यानी पैदल, हाथी, घोड़े और रथ, ये चारों जो है इसमें शामिल थी। सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए थे, जिनकी सुरक्षा दुर्गपाल और अनंतपाल करते थे। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार अगर बात करें तो चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव और सवारी में विभक्त थी। तो 6 समितियां थी, पैदल था, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव और सवारी।
आंतरिक सुरक्षा व अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में पुलिस और गुप्तचरों की जो है व्यवस्था की गई थी। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष, जो नगर का अध्यक्ष था, इसको थी। तो नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की थी। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था, वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता था। संपूर्ण साम्राज्य में गूढ़ पुरुषों यानी गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। गुप्तचर विभाग, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग जो था, गुप्तचर विभाग ये सुसंगठित था। इस विभाग में कई गुप्तचर होते थे, गूढ़ पुरुष होते थे, जो महामात्य पर्ष के अधीन काम करते थे। इससे संबंधित कुछ गुप्तचर जो है निम्नांकित हैं। संचार के जो, याद रखिएगा, संचार गतिमान गुप्तचर, संस्था एक जगह रहकर काम करने वाला गुप्तचर था। प्रतिवेदक, विशेष संवाददाता, इसकी पहुंच सीधे राजा तक थी। पुलिसानी, ये जो गुप्तचर थे, इनको मतलब इनका जो कार्य था लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराना। चर और शास्त्र में वर्णित गुप्तचर थे। गूढ़ पुरुष और शास्त्र में वर्णित ये गुप्तचर थे। देखिए, साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर राजकीय नियंत्रण था। ठीक है, किसका नियंत्रण था? राजकीय नियंत्रण। किसानों से वसूले गए टैक्स उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। जो किसानों से कर लिया जाता था, उनके उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे, यानी चौथे से छठे हिस्से तक लिया जाता था। और जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी, उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था, यानी उनसे भी सिंचाई कर लिया जाता था। जिनको सिंचाई सुविधा दी जाती थी उनसे। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था, उन पर प्रवेश के द्वारा जो है, प्रवेश द्वार पर चुंगी लिया जाता था। प्रवेश के लिए प्रवेश चुंगी लिया जाता था। ठीक है। और बिंदुसार का जो समय है 298 से 273 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्र केटस या अमित्र घात कहा है। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा, बिंदुसार को अमित्र केटस या अमित्र घात कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो बिंदुसार के विभिन्न नाम हैं। ठीक है। अमित्र केटस, इसमें इसका जो साक्ष्य है वो क्या है? यूनानी ग्रंथ है। स्ट्रेबो में बिंदुसार के जो नाम है वो है आतली द्रोचणस। आतली द्रोचणस, संस्कृत शत्रु की हत्या करने वाला जो अमित्र घात है। इसमें इसका जो ग्रंथ और जो लेखक है अमित्र घात, ये संस्कृत में शत्रु की हत्या करने वाला जो है, इसका अर्थ होता है। एथेनियस में बिंदुसार के जो नाम है अमित्र चटस। ठीक है, अमित्र चटस, संस्कृत शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र खंड जैन ग्रंथ में सीसेन मिलता है। राजवली कथा में सीमसेन, वायु पुराण में मद्रसार, और फाटमेन चुलिन, यानी चीन साहित्य है ये। फाटमेन चुलिन ये चीन का साहित्य है। इसमें इसे जो है बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया है। बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता था जो आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। तो पिंगलवास याद रखिएगा। बिंदुसार के सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलाटक था। खलाटक। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक सोफिस्ट यानी दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक, ठीक है। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। मिस्र के शासक याद रखिएगा, मिस्र के जो शासक हैं फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय, इन्होंने डायोनिसियस नामक राजदूत को अशोक के दरबार में भेजा था। तो किसने किस राजदूत को किसके दरबार में भेजा था, यह आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
जो मिस्र के शासक था फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय, इसने डायनोसियस जो है डायोनिसियस नामक राजदूत को अशोक के राज दरबार में भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व के लगभग मतलब जो है हो जाती है, तो 273 ईस्वी पूर्व याद रखिएगा। इसके बाद समय आता है अशोक का, समय है 273 से 232 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा। अशोक जो है मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ। अशोक का समय याद रखिएगा 273 से 232 ईस्वी पूर्व। और अशोक मौर्य जो है, अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था। अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, परंतु कुछ इतिहासकार इसे एक किंवदंती मानते हैं। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार, किसके अनुसार? सिंहली अनुश्रुति के अनुसार पत्नी देवी विदिशा के सृष्टि की पुत्री थी। पत्नी देवी अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। किससे? पत्नी देवी से। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य पत्नी तीसरक्षिता का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख यानी इलाहाबाद अभिलेख या याद रखिएगा रानी का अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। इसमें अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। कारुवाकी राजाभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। अशोक शासित देशों में शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। अशोक की जो उपाधियां हैं याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। तो अशोक की जो उपाधियां हैं, देखिए जो स्रोत है मास्की लघु शिलालेख में उपाधि जो है अशोक का है। गुर्जरा लघु शिलालेख में देवनाम प्रियंस अशोक राजा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो उपाधि दिया गया है अशोक मौर्य। बराबर गुहा लेख में पियदसिस राजा। भावरू बैराठ लघु शिलालेख में पियदसिस राजा मगध। और कंधार वृहद जो लेख है और दीपवंश और महावंश में जो इनको मतलब कि जो सम्मान दिया गया है यानी इनको जो उपाधि दी गई है वह है आपका, बताइए, पियदसी राजा। पुराणों में अशोक वर्धन। नेटूर लघु शिलालेख में राजा अशोक। और आपका जो उद्गोलम लघु शिलालेख है इसमें जो उपाधि दिया गया है राजा अशोक देवनाम प्रिय। अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राजाभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से जो है सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। तो अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहायता से या माध्यम से सीधे अपनी प्रजा को जो है संबोधित किया। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवनाम प्रिय यानी देवों का प्यारा, देवनाम प्रिय मतलब देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है। देखिए इसके बाद रॉक जो एडिक्ट है यानी शिलालेख जो है, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इन स्थानों के जो नाम है शहबाजगढ़ी जो है पेशावर जिले में स्थित है। मानसेहरा हजारा जिले में स्थित है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। गिरनार काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार के पहाड़ी। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित गांव है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है 6 नंबर जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। एरागुड़ी ये आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। सुपारा महाराष्ट्र प्रांत के ठाणे जिले में स्थित है। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे गए हैं। क्या खुदे गए हैं या खुदे हुए हैं? जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है, सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स कहा गया है।
इस अभिलेख में कलिंग राज के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। तो इस अभिलेख में कलिंग राज के प्रति अशोक की जो शासन नीति थी इसके विषय में उल्लेख है। सबसे पहले लघु शिलालेख के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लघु शिलालेख यानी माइनर रॉक एडिक्ट जो है, लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रूपनाथ जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है और सासाराम बिहार में स्थित है। भाबरू बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में, मास्की हैदराबाद के रायचूर जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी, याद रखिएगा ब्रह्मगिरी जो है मैसूर के चित्तलदुर्ग जिले में स्थित है। सिद्धपुर ब्रह्मागिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है, ब्रह्मागिरी के 1 मील पश्चिम में। जटिंग रामेश्वर ब्रह्मागिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। एरगुडी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में। गोवी मठ मैसूर के कुपबल नामक स्थान के समीप स्थित है। पालकी गुड्डू गोवी मठ से, जो गोवी मठ है इससे 4 मील के दूरी पर यह स्थित है। और राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। अरोरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में यह स्थित है। और इसके अतिरिक्त सारोमारो यानी सहडौल मध्य प्रदेश तथा नेटूर मैसूर नामक स्थानों से लघु शिलालेख की 2 अन्य प्रतियां जो है प्राप्त हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सन्नाती नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख जो है प्राप्त किया था। इसके बाद है स्तंभ लेख। देखिए स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं और ये इस प्रकार हैं। पहला है दिली टोपरा। दिली टोपरा जो है यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यानी खिजराबाद जिले में स्थापित था। मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक था, इसके द्वारा दिल्ली लाया गया और इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। इसके बाद दूसरा है दिल्ली मेरठ। यह भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। तीसरा है लौरिया और राज, बिहार के चंपारण जिले में स्थित था। लौरिया नंदगढ़, यह भी बिहार के चंपारण जिले में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र अंकित है। रामपुरवा चंपारण बिहार में है। प्रयाग यह पहले कौशांबी में था, जो बाद में अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। इसके बाद है लघु स्तंभ लेख। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर से जो है लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं। सांची का जो सांची लघु स्तंभ लेख है रायसेन जिला मध्य प्रदेश से, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, कौशांबी इलाहाबाद के समीप, रुमनीदेई नेपाल के तराई में स्थित है और निगलीवा निगाली सागर यह भी नेपाल के तराई में स्थित है। सांची, सारनाथ, कौशांबी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों का, जो अशोक के महामात्र हैं, इनको संघ भेद रोकने का जो है आदेश देता है महामात्रों को। कौशांबी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का जो है उल्लेख मिलता है। तो कौशांबी और प्रयाग के स्तंभ में जो स्तंभ है इसमें जो है अशोक की रानी जो करुवाकी थी इनके द्वारा जो दान दिया गया था इसका उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रुमनीदेई स्तंभ में अशोक के द्वारा इस स्थान की धम्म यात्रा पर जाने का विवरण है तथा निगलीवा के लेख में, याद रखिएगा, निगलीवा के लेख में कनकमुनी के स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई है। इसके बाद गुहा लेख। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं के दीवारों पर अशोक के लेख जो है उत्कीर्ण मिले हैं। इनमें अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का जो है विवरण सुरक्षित है। यह सभी अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में जो है लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा लिपि में, मतलब कि मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरुष्टी है। तो केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है ब्राह्मणी न होकर क्या है, खरुष्टी में है। उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला से जो है
अरमाइका लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है। काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो सभी मनुष्य मेरी संतान यानी प्रजा है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं परलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूं। प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में यह बात उत्तीर्ण है। नेक्स्ट है, जैसा अगर बात करें, देखिए यह है प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में एक और जो है बात उत्कीर्ण है। जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंप निश्चिंत हो जाती है। कुशल धाय माने देखरेख करने वाली जो है, इनको बच्चे को सौंपकर एक माँ जो है पूरी निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजुकों की नियुक्ति की है। ठीक है, तो ये प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है, सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। ये 7वें शिलालेख में उत्कीर्ण है। अशोक के प्रमुख जो शिलालेख हैं, स्थल याद रखिएगा, जिला और प्रदेश। जैसे जौगढ़ जो है ये गंजाम, उड़ीसा के गंजाम जिले में है। धौली उड़ीसा के पुरी में है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में। एरगुंडी ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल में। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ में। सुपारा महाराष्ट्र के थाने जिले में। और जो मानसेहरा है ये पाक अफगान के सीमा मानसेहरा के पास है, मानसेहरा जिला में। इसके बाद शहबाजगढ़ी अफगानिस्तान के मर्दान जिले में। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इन अभिलेखों में अशोक की पहचान पियदसी के रूप में हुई है। इसके बाद कलिंग युद्ध, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अशोक के द्वारा केवल एक युद्ध किया गया, एक युद्ध लड़ा गया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। देखिए, उसके अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। इस युद्ध में अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय जो है परिवर्तित हो गया। कलिंग युद्ध और उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख में जो है विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति को छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति को अपनाया। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भेरी घोष के बदले धर्म घोष की घोषणा की। अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे और श्रीलंका तथा मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे। ठीक है, देखिए अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता कौन है? तो अशोक के जो शिलालेख है, जैसे धौली अभिलेख के खोजकर्ता हैं क्रेटो। ठीक है, कब? 1837 ईस्वी में। भाबरू शिलालेख के खोजकर्ता हैं कैप्टन बर्ट 1840 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा के खोजकर्ता हैं हैरिंगटन 1750 ईस्वी में। दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर 1750 ईस्वी में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के खोजकर्ता हैं पेंड्रे टिपेंथेलर 1750 ईस्वी में। मानसेहरा कैप्टन ले 1889 ईस्वी में। कालसी शिलालेख इसके खोजकर्ता हैं जॉन फॉरेस्ट 1860 ईस्वी। रूमनी देई के खोजकर्ता हैं फ्यूहरर 1896 ईस्वी। जौगढ़ अभिलेख के खोजकर्ता हैं सर वाल्टर एलियट 1850 ईस्वी। गिरनार अभिलेख है या शिलालेख है, इसके खोजकर्ता हैं लेफ्टिनेंट कर्नल टाड 1822 ईस्वी में। शहबाजगढ़ी के खोजकर्ता हैं एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836 ईस्वी में इसका खोज हुआ। इलाहाबाद स्तंभ लेख टीएस बॉट 1834 ईस्वी। मास्की अभिलेख बीडेन 1915 ईस्वी में। और निगाली सागर अभिलेख जो है इसके खोजकर्ता हैं फ्यूहरर 1895 ईस्वी। और रामपुरवा शिलालेख जो है इसके खोजकर्ता हैं कार्लाइल 1872 ईस्वी में। और सारनाथ स्तंभ के खोजकर्ता हैं ऑरेल स्टाइन 1905 ईस्वी में। देखिए, जो धर्म प्रचारक थे महेंद्र और संघमित्रा, इन्होंने श्रीलंका में धर्म का प्रचार किया। मझंतिक इन्होंने
कश्मीर और गंधार में, सोन और उत्तरा इन्होंने सुवर्ण भूमि में जो है देश का जो सुवर्ण भूमि देश है यहाँ पे धर्म का प्रचार किया। महाधर्म रक्षित इन्होंने महाराष्ट्र, रक्षित वनवासी यानी कर्नाटक में जो धर्म का प्रचार किया, और महारक्षित यवन देश में, महादेव महेश मंडल यानी मैसूर में, और धर्म रक्षित अपरांतक और मझिम हिमालय देश में धर्म का प्रचार किया। अशोक ने अपनी विजय के पश्चात कलिंग को अपने अधिकार में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारियों की जो है नियुक्ति की, जो रजु कहलाते थे। इन्हें प्रजा को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि दंड देने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। अशोक की गृह नीति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। देखिए, कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक जो है बौद्ध हो गए। बौद्धों को अपार दान दिया, बहुत ज्यादा दान दिया, बौद्ध स्थलों की यात्रा की। ठीक है, उसकी जो है इस यात्रा का संकेत उसके अभिलेखों में आए धम्म यात्रा शब्द से जो है मिलता है। अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन यानी संगति जो है आयोजित करवाया और धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भी भेजा। अशोक ने नारी सहित समाज के लिए धम्म महामात्र बहाल किए। वह कर्मकांडों का, विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का विरोधी था। उसने अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी तथा राजधानी में प्राणी की हत्या करना पूर्णतः इसने निषिद्ध कर दिया। अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। इसका उद्देश्य था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें, दासों और सेवकों के प्रति दया करें। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। इतिहास में अशोक का जो स्थान है, अशोक ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। और अशोक जो है इन्होंने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। निसंदेह प्राचीन विश्व के इतिहास में वह महान धर्म प्रचारक शासक हुआ। अशोक ने देश में जो है राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने एक धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को बांध दिया। उसने यूनानी, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं एवं विविध धार्मिक संप्रदायों को समन्वित किया। उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। इसे प्रशासन कार्य में लाभ हुआ और साथ ही विकसित गंगा के मैदान और पिछड़े दूरवर्ती प्रदेश थे, इसके मध्य सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। अशोककालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम याद रखिएगा। अशोककालीन विदेशी राजाओं के जो भारतीय नाम है, अंतियोक सीरिया के राजा एंटियोकस थियोस, ये विदेशी राजा हैं और इनका भारतीय नाम था अंतियोक। मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेल्फस, इनका भारतीय नाम है तुर्मय। मकदूनिया के राजा एंटीगोनस, इनका भारतीय नाम है अंतिकेन। और सीरिया के राजा मगस, ठीक है, सीरिया के राजा मगस, इनका भारतीय नाम है मग। और एपियस के राजा अलेक्जेंडर का भारतीय नाम क्या था? अलेक्सुंदर। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। पुराणों के अनुसार अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, पहला कुणाल, दूसरा बंधुपालिन, ये कुणाल का पुत्र था। इंद्रपालित बंधुपालित का पुत्र था। दसोन, ये इंद्रपालित का पुत्र था। दशरथ, दसोन का पुत्र। संप्रति, ये दशरथ का पुत्र था। सालिसुक, इसके बाद देववर्धमन, इसके बाद सप्तधनुष, देववर्धमन का पुत्र। इसके बाद बृहद्रथ अंतिम शासक था। ठीक है, और देखिए इसके बाद मौर्य प्रशासन, राजकीय नियंत्रण। मौर्य प्रशासन में राजकीय नियंत्रण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौटिल्य ने राजा को सलाह दी कि जब वर्णाश्रम धर्म यानी वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। देखिए, मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी, मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। देखिए, मंत्री या पुरोहित संबंधित जो विभाग या कार्य था, प्रधानमंत्री या प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज, ये राजा का उत्तराधिकारी थे। सनिधाता, राजकीय कोषागार का ये प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष थे। समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। वित्त मंत्री यानी कर संग्राहक थे। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं।
इसके बाद मंत्री परिषद का यह अध्यक्ष था, प्रदेश था। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, नायक सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष, सेनापति सेनाध्यक्ष यानी सर्वोच्च सैन्य ये कमांडर थे। अंतर्वशिक सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी, कर्मांतिक उद्योग धंधे और कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष, प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला, दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी, दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक, अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, आठवीं वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, द्वारिक राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी था, नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी, देखिए महामात्य, इनका कार्य प्रमुख अमात्य नगरों का जो है अधिकारी था। इसका कार्य क्या था? तो प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी होना, रूप दर्शक सिक्कों का जांच करता था यानी प्रधान ये अधिकारी था। अमात्य ये योग्य अधिकारियों का समूह था। अग्रमात्य प्रधानमंत्री का यह पद था। प्रदेष्टा मंडल का प्रमुख यानी प्रधान अधिकारी। एस्ट्रोनोमोई नगर का अधिकारी। रजुक साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी। स्त्री महामात्र महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी था। स्वर्णिक टकसाल का यह प्रमुख अधिकारी था। अंतः महामात्र सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला यह अधिकारी था। धर्म महामात्र समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना इनका कार्य था। महामात्य पर्ष ये गुप्तचर विभाग का प्रधान था। और युक्तक ये जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी था। तो याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों के मूल तत्वों को संपूर्ण देश में सर्वोपरि समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। प्राचीन इतिहास के किसी अन्य काल में हम इतने अधिक अधिकारियों का उल्लेख नहीं पाते जितने मौर्य काल में। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ यानी महामात्र भी कहलाते थे। उच्चतम कोटि के अधिकारी मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि थे। प्रांतीय और स्थानीय शासन, राज्य को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रांतों का शासन प्रांतीय प्रशासक यानी परिषद सहित के अधीन होता था। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय शासन के भांति प्रांतीय शासन में मंत्री परिषद होती थी। जिला रजकों के अधीन था, जो आज के आधुनिक जिलाधिकारियों के समान था। युक्त सचिव स्तर का काम देखने वाला अधिकारी होता था। प्रांतीय और स्थानीय शासन, उत्तरापथ जो प्रांत था इसकी राजधानी तक्षशिला था। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी, कलिंग प्रांत का तोसली, दक्षिणापंथ का सुवर्णगिरी और प्राची यानी मध्य प्रदेश का पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आर्थिक नियंत्रण। आर्थिक नियंत्रण जो है, राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे जिनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार वाणिज्य और बाट माप, कताई बुनाई, खान आदि उद्योग का नियंत्रण करते थे। मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया है, जबकि गन्ने की फसल को निकृष्टतम माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ष में 3 फसलों के उपजाए जाने का वर्ण मिलता है। देखिए याद रखिएगा, जो सीता अध्यक्ष अधिकारी थे, इनका जो विभाग था, कृषि विभाग का अध्यक्ष था ये सीताध्यक्ष। खानों का अध्यक्ष को अक्राध्यक्ष कहते थे। मुद्रा विभाग का जो प्रधान था इसको लक्षणाध्यक्ष कहते थे। व्यापारिक कर का प्रधान को शुल्काध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को मुद्राध्यक्ष और व्यापारिक मार्गों का जो अध्यक्ष थे इनको संस्था अध्यक्ष कहा जाता था। राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष दासों, ठीक है, राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। किसान अपनी उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक भूमि राज्य को देते थे, भूमि कर, ठीक है। तो किसान जो थे अपनी उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक जो भूमि कर के रूप में राज्य को देते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की जो व्यवस्था है इसका उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था।
मेगास्थनीज और अन्य यूनानी लेखकों जैसे डायोडोरस, एरियन, स्ट्रेबो की धारणा थी कि मौर्यकालीन भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सभी लोग स्वतंत्र और समान थे, उनमें कोई दास नहीं था। और डायोडोरस के अनुसार अगर माने तो इनका मानना है कि कानून के अनुसार कोई किसी को दास नहीं बना सकता था। वस्तुतः ऐसी स्थिति नहीं थी। और शास्त्र में भी दासों की विभिन्न श्रेणियों का जो है वर्ण है। स्त्री दासों के रूप में धातु, उपचारिका व परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। स्त्री दासों की एक श्रेणी बंधकों की भी थी। बंधकों हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। यह सड़क वैशाली से चंपारण होकर कपिल वस्तु, कलसी यानी देहरादून जिले में और हजारा होते हुए अंत में पेशावर तक पहुंचती थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है व्यापार वाणिज्य। मेगास्थनीज के अनुसार देखिए एरिस्टोनोमोई नामक पदाधिकारी जो है सड़कों की देखभाल करते थे, सड़कों की रक्षा करते थे, एरिस्टोनोमोई। और ये दूरी निर्देशित करने के लिए 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर स्थापित कर देते थे। राज की ओर से बाजार निर्धारित किए गए थे। निश्चित बाजारों में ही वस्तुओं की खरीद बिक्री हो सकती थी। और पौतवाध्यक्ष नापतौल, बटखरे, बाजार और पण्याध्यक्ष व्यापार पर नियंत्रण रखता था। उत्तरी मैदानों में गंगा और अन्य नदियां यातायात के लिए प्रमुख मार्ग प्रदान करती थीं। अशोक के अभिलेखों के मिलने के जो स्थान है महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते हैं। और पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे और वहां से उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंचाए जाते थे। प्राचीन भारत में कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों से उगाहे जाने वाले बहुत से करों का जो है नामोल्लेख किया है। समाहर्ता जो है ये कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा सनिधाता राजकीय कोषागार और भंडारगार का ये संरक्षक होता था। कर निर्धारण का ऐसा विशद संगठन पहली बार मौर्य काल में देखा जाता है और शास्त्र में उल्लेखित करों की लंबी सूची मिलती है। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। ये मुद्राएं प्रचुर मात्रा में देश के बड़े भागों में प्राप्त हुई। उद्योग धंधों की जो उद्योग धंधा है इनकी संस्थाओं को जो उद्योग धंधों की जो संस्थाएं थी इनको श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के पृथक न्यायालय होते थे जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। शिल्पियों का जो संगठन था इन्हें श्रेणी कहा जाता था। अनाज से संबंध व्यापारियों के समूह को सार्थवाक कहा जाता था। व्यापारियों का संगठन जो था इसको निगम, महाजनों और देनदारों के संगठन को संघ और संगठनों के कानून का जो समूह था इसको समय कहा जाता था। इसके बाद मुद्रा प्रणाली। मौर्य काल तक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था तथा राजकीय टकसाल का नियंत्रक था। मुद्रा के निर्माण और संचालन पर राज्य का एकाधिकार था। क्या था? एकाधिकार। और शास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पर्ण, सुवर्ण, करसापण, ठीक है, करसापण, मासक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी का उल्लेख मिलता है। तो अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पर्ण, सुवर्ण, करसापण, मासक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी का उल्लेख है। मुद्रा का प्रयोग याद रखिएगा। चांदी और तांबे के सिक्कों का जो है उल्लेख है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के, पहला पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग के थे। तांबे के सिक्के भी थे ये भी 4 प्रकार के थे, मासक, अर्धमासक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी। इसके बाद जो है वास्तुकला के बारे में देख लेते हैं। कला और वास्तुशिल्प में मौर्यों का योगदान बहुत ही मूल्यवान है। पत्थर से इमारत बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर उन्होंने ही आरंभ किया था। मेगास्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान के राजधानी में बना राजप्रसाद। पत्थर के टुकड़े और उनके ठूंठ आधुनिक पटना नगर के किनारे कुम्हरार में पाए गए हैं, जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत देते हैं। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा प्रारंभ की। इसका सबसे पुराना उदाहरण बराबर की गुफाएं हैं जो गया से 30 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। इसके बाद है अशोक स्तंभ। देखिए अशोक के स्तंभ ईरानी व यूनानी कला से प्रभावित है।
अशोक के लाट पर जिस प्रकार की पशु आकृतियां बनी है वो हड़प्पा की पशु आकृतियों की परंपरा से मिलती जुलती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पत्थर पर चमकदार पॉलिश करने की कला भारत में ईरानी संपर्क के पहले से ज्ञात थी। ईरानी संपर्क के पहले से इन्हें ज्ञात थी। इस प्रकार एक प्रमाण जो है काली मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश करके चमकदार बनाने की प्रक्रिया में ढूंढा जा सकता है। पुनः ईरानी स्तंभ जहां नलीदार हैं तथा प्रशस्तर खंडों के जोड़ने से बने हैं, वही अशोक के लाट सपाट जो है एक ही पत्थर से बने हैं। दोनों स्तंभों के घंटा व अलंकरण में भी अंतर है। इसके बाद है लोक कला। मौर्यकालीन मूर्तियों में विशेष उल्लेखनीय परखम यानी मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियां, दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति, लोहानीपुर से प्राप्त नग्न तीर्थकर की मूर्ति, बेसनगर से मिली यक्षिणी प्रतिमाएं प्रमुख हैं। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो दीदारगंज से पाई गई यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। संपूर्ण विश्व में इसके समकक्ष अन्य कोई मूर्ति नहीं है। भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति। गंगा के मैदानी क्षेत्र में भौतिक संस्कृति का आधार लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्रा, लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड आदि था। गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बड़ी ही तेजी से विकसित हुई। दक्षिण बिहार में लोहे अयस्क आसानी से उपलब्ध था, अतः लोहे के उपकरणों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ा। इसी काल में मुठ वाली कुल्हाड़ियां, हांसिया और फालों के साथ आरावाला पहिया भी प्रचलित हुआ। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम मौर्य काल में ही मकान ईंट और लकड़ी के बनते थे। मेगास्थनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का जो है उल्लेख किया है। पक्की ईंटों का प्रयोग साम्राज्य के दूरवर्ती प्रांतों में फैल गया था। इसी प्रकार छलेदार कुएं जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में बनाए गए थे, अब वे साम्राज्य के केंद्रीय भाग के बाहर भी फैल गए थे। मध्य गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति के तत्व कुछ परिवर्तनों के साथ उत्तरी बंगाल, कलिंग, आंध्र और कर्नाटक में भी पहुंचे। अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी या श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसे थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण पतन के जो कारण है इतिहासकार जो है अन्य भिन्न भिन्न मानते हैं, तो इनके अन्य भिन्न मत हैं। डीडी कौशांबी जो है पतन के कारण को क्या मानते हैं? आर्थिक संकट या आर्थिक कारण, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था। हरप्रसाद शास्त्री धार्मिक नीति यानी ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण जो है इसका पतन मानते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी जो है अहिंसक और शांति प्रिय नीति को मानते हैं। डीएन झा कमजोर उत्तराधिकारी को मानते हैं। रोमिल थापर केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना इसको जो है इसके पतन का कारण मानते हैं। 232 ईस्वी पूर्व में अशोक के प्रशासन के समाप्त होने के जो है 232 ईस्वी पूर्व है, अशोक के प्रशासन के समाप्त होते ही इसका जो विघटन है प्रारंभ हो गया। ह्रास और पतन के अनेक कारण थे जो निम्नलिखित हैं। क्या है? तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। पहला जो है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अशोक के नीति के कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई। उसने पशु पक्षियों के वध को निषिद्ध कर दिया और स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांडीय अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई। संभवतः इससे ब्राह्मणों की आय घटी। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक के यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों को पर्याप्त हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों में मिलने वाली दान दक्षिणा पर ही वे जीवन यापन करते थे। मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर खड़े हुए कुछ नए राज्यों के जो शासक थे ब्राह्मण हुए। मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग और कणव ब्राह्मण थे। पश्चिमी दक्कन और आंध्र में चिर अस्थायी राज स्थापित करने वाले सातवाहन भी अपने को ब्राह्मण मानते थे। इसके बाद है वित्तीय संकट। दूसरा जो मत है वित्तीय संकट। कैसे? तो सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले अत्यधिक खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने जो है वित्तीय संकट खड़ा हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष लगभग खाली हो गया और अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्य को सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी।
इसके बाद है दमनकारी शासन। अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बहुत चिंतित था। उसने महामात्रों को आदेश दिया था कि बिना किसी उचित कारण के नागरिकों को यातनाएं न पहुंचाएं। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार। सेकंड प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। तीसरा प्रश्न, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो मास्की का जो लघु शिलालेख है, मास्की का लघु शिलालेख में अशोक का नाम जो है वहां पे वर्णित है। मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? बताइए, मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाहर्ता, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और भाग एवं बलि थे, भाग एवं बलि राजस्व का स्रोत थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं उनमें कौन कौन से सम्मिलित हैं? अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं उनमें सेकंड और यानी दूसरा और 13वां शिलालेख शामिल है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक जीवन पर यह संबंधित है। 9 नंबर है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था यह लकड़ी का बना हुआ था। प्रश्न संख्या 10, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ है? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ है? तो पाटलिपुत्र के, बी ऑप्शन। 11 नंबर, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों को किसने पढ़ा? ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने वाले कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप। 12वां, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।